ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द सेशन। इंशाल्लाह आज हमारा मैकेनिक्स का पहला सेशन है, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम का। और मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास हैं 5 टॉपिक्स: फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, काइनेमेटिक्स, देन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर, और एक है मोमेंटम। तो हमारे पास हमारी जो 2 बुक्स हैं जिसमें नोट्स पास पेपर्स दोनों में इंक्लूडेड हैं, बुक 1 बुक 2। बुक 1 में हमारे फोर्सेज एंड काइनेमेटिक्स हैं, और बुक 2 में बाकी फिर रिमेनिंग 3 टॉपिक्स कवर होते हैं इंशाल्लाह। अब नोट्स जो हैं उसमें आप याद रखें, मैंने नोट्स इस तरह से बनाए कि एक बच्चा जिसका फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, जो ए लेवल्स के अंदर मिसाल है कॉमर्स पढ़ता है, उसको कुछ नहीं पता फिजिक्स के बारे में, या ओ में भी उसने कॉमर्स पढ़ा है, उसने आज तक फिजिक्स नहीं पढ़ा, तो मैंने नोट्स इस तरह से बनाए हैं कि ऐसा बच्चा जिसने मैकेनिक्स की जिसकी बेस भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये ट्रेंड हो गया कि साइंस वाले मैकेनिक्स लेते हैं और कॉमर्स वाले स्टैट्स S2 पढ़ते हैं। बट इंटरनेशनली तो अभी भी काफ़ी बच्चे S2 नहीं पढ़ रहे होते, ज़्यादातर बच्चे जो है वो मैकेनिक्स ही दे रहे होते हैं। लेकिन वैसे एक ट्रेंड यूजुअली मार्केट में काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। पहले तो कॉमर्स वाला बच्चा भी मैकेनिक्स पढ़ रहा होता था और साइंस वाला भी। इसीलिए हमें बिल्कुल बेसिक से हर वो बात बतानी पड़ रही होती थी जो कि फिजिक्स वाले को ऑलरेडी पता होती है। तो मेरे नोट्स बने हुए इसी बेसिस पर हैं, और मैं इसी अजम्पशन की बेसिस पर हर बात बताने की कोशिश करूंगा, कीपिंग इन माइंड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और फिजिक्स स्टूडेंट, तो मैं शायद इतना रिपीटेशन ना करूं उन चीज़ों में, बट अलबत्ता मैं उन छोटी मोटी चीज़ों से गुजरूंगा ज़रूर। ऐसा होता है कि फिजिक्स के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ड्राई एजेस होती हैं, जो पॉलिश नहीं हुई भी होती, तो वो भी आपकी पॉलिश हो जाएंगी। सही है। उसके अलावा जो है याद रखें, मैकेनिक्स के सिलेबस ने कुछ मेथड स्पेसिफाई किए हैं। अगर आपका कोई ऐसा मेथड है जो कि फिजिक्स के अंदर मौजूद है लेकिन मैकेनिक्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो मेथड सही है और उससे आप सही आंसर दे सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर मार्किंग स्कीम के ऑल्टरनेटिव मेथड में अवेलेबल हो, क्योंकि मैकेनिक्स का एग्जामिनर उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करता है, कीपिंग इन माइंड दिस फैक्ट कि he knows that many students who are appearing for mechanics are also giving physics। तो इसीलिए उस चीज़ को मद्देनजर एक मैकेनिक्स का एग्जामिनर रख रहा होता है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको मैं हर चीज़ बेसिक से बताऊंगा, आपको पता है या नहीं पता, आपने दोनों सूरतों में उसको सुनना है। और इंशाल्लाह बेसिक्स क्लियर करते करते मैं इंशाल्लाह हर चीज़ को पॉलिश करते हुए फिर सवालात की तरफ भी आऊँगा, और फिर किसी भी जगह कोई मसला आए, कोई इशू आए, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सही है, चलें अब स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज अ फोर्स? बेसिक सी डेफिनेशन है: अ फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। A force is defined as the push or pull on an object with mass that causes it to change its velocity। ये आपको पता होगा कि फोर्स अगर एग्जिस्ट करती है तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो रेस्ट पर है उसके उसकी रेस्ट पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब वो मूव करना शुरू कर देगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी का चेंज होना शर्त है। अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रही है, अगर उस पर नेट फोर्स कुछ एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेवल कर रहा है और 5 किलोमीटर पर आवर पर ही ट्रेवल करता चला जाता है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स, कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही। तो फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो हम समझेंगे फोर्स एक्ट कर रही है, वरना हम समझेंगे फोर्स एक्ट नहीं कर रही। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट केपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। रेस्ट पोजिशन है वो भी चेंज होगी, मोशन में है तो मोशन भी चेंज हो जाएगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये एक बात हमें पता होनी चाहिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें मौजूद है। तो कभी वो मुझे कहेगा ना फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना होगा बल्कि उसका डायरेक्शन भी निकालना होगा। वैसे तो तकरीबन सवालात में वो स्पेसिफाई करता है और वो लिखता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालो, बट अगर मिसाल है किसी सवाल में लिखा हो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, देखिए अगर कहीं लिखेगा ना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे। लेकिन अगर फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम्ड है कि क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है, अज्यूम्ड है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स कहेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का लफ्ज स्पेसिफाई नहीं करेगा, तो मैग्नीट्यूड भी देना होगा और डायरेक्शन भी देना होगा। और याद रखें डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन एंगल को कहते हैं। डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम एंगल देते हैं विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मेथड्स भी होते हैं बट यूजुअली विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बातें इंशाल्लाह आपकी डिटेल में कवर होने वाली हैं। तो सिर्फ फोर्स मांगी जाएंगी तो आप समझ जाएंगे फोर्स का नेचर वेक्टर है, लिहाजा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आपको देना होगा। द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज द एग्जैक्ट लोकेशन
एट विच अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी। इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक लाइन लिखी हुई है कि एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और उस पर हम फोर्स ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, हर जगह से लगा सकते हैं। बट इसका क्या इम्पैक्ट है, ये चीज़ हमारे सिलेबस के स्कोप से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि सीआई सिलेबस ने एक बात लिखी हुई है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडीज का मतलब है एक बड़ा सा ट्रक होगा या बड़ी सी कार होगी, तो एक्सटेंडेड बॉडीज को एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में कवर किया जाएगा ताकि रियलिस्टिक टच दिया जा सके। बट दीज एक्सटेंडेड बॉडीज शुड बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स, so any force acting on them is modeled as acting at a single point। तो इसका मतलब बेशक वो कार है, बेशक वो ट्रक है, अब ये मैटर नहीं करता कि फोर्स ऊपर अप्लाई हो रही है, बीच में अप्लाई हो रही है, नीचे अप्लाई हो रही है, कहाँ अप्लाई हो रही है, ये मैटर नहीं करता। अगर कोई कहेगा कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स 100 न्यूटन की अप्लाई हो रही है, तो वो सिंगल पॉइंट पे अप्लाई हो रही होगी, और वो दाएं ऊपर है, नीचे है, बीच में है, इससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला। हमें उसको अज्यूम करना है कि वो एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट हो रही है, मतलब उसको ट्रीट करना है एज पार्टिकल्स। ये बात सीआई सिलेबस ने वाजे तौर पे पहले ही टॉपिक में शुरू में ही बता दी कि एग्जामिनेशन, बल्कि सिलेबस के टॉप पे शायद लिखी हुई है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व एक्सटेंडेड बॉडीज इन अ रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट, बट दीज एक्सटेंडेड बॉडीज शुड बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स। जो भी एक्सटेंडेड बॉडीज हैं, कार है, ट्रक है, कुछ भी है, आपने उसको पार्टिकल मानते हुए जब उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसे आपने सिंगल पॉइंट पर कंसिडर करना है कि वो सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रही है। एनी फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज मॉडल्ड एज एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये कंफ्यूजन से हम बाहर आ गए, इसकी कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब ये बात यहाँ से आई थी, द डायरेक्शन टुवर्ड्स व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज द एग्जैक्ट लोकेशन एट विच अ फोर्स इज अप्लाइड और इज अप्लाइड टू अ बॉडी। इसके लिए मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ फोर्सेस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि न्यूटन का जो नेट फोर्स का जो आपको पता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू एमए होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, तो मास जो है वो केजी में होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिहाजा फोर्स का जो यूनिट हो जाएगा वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। बट यूजुअली इसका जो एसआई यूनिट है, जिसका एसआई यूनिट है फोर्स का, वो न्यूटन है। तो हम जब फोर्स लिखते हैं तो हम लिखते हैं 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड सो ऑन। तो वी हैव टू रिमेंबर उसका बेस यूनिट्स जो है फोर्स के, जो बेस यूनिट्स हैं वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट जो उसका एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। तो हम न्यूटन ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब याद रखें, मैकेनिक्स वो कंपोनेंट है जो बच्चे, कुछ बच्चे एएस में देते हैं, कुछ ए टू में। जैसे मेरे पास इस वक्त बच्चे बैठे हुए हैं जो कुछ एएस वाले हैं, कुछ ए टू वाले। तो इसका सिलसिला ये होता है कि आपको जो पी1 के सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है, पी1 के सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी इस्तेमाल होगी इसके अंदर। तो पी1 में ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, बहुत ज्यादा हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ नहीं आती। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो जो है, जो हमने पी1 में पढ़ी है, वो यहाँ मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती है। वो क्या है वो मैंने यहाँ वाजे तौर पे लिख दी है ताकि आपको पता हो कि इस टॉपिक में ये मैकेनिक्स में यही इस्तेमाल होने वाली है। तो फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट्स विल बी यूज्ड। तो जब हमने पी1 के अंदर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो वहां से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना के बताया था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है और एक एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होगा। तो इसीलिए मैंने वहां बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज आइडेंटिकल टू कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज आइडेंटिकल टू साइन। ये दो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़े। फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जिसके अंदर हम जब प्रूविंग आइडेंटिटीज करते थे तो हम इन दो को इस्तेमाल किया करते थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज आइडेंटिकल टू 1, and tan theta is identical to sin theta over cos theta, but this is only applicable when cos theta is not equal to 0। इसीलिए हमें बताया cos theta 0 होता है 90 और 270 पे, और 90 और 270 दोनों पे tan जो है अनडिफाइंड होता है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के स्केचेस भी पढ़े हुए हैं, हमने सारी बातें सीखी हुई हैं। हर जो चीज़ प्योर मैथ्स की यहाँ यूज हो रही है वो आपके सामने है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, और ये दो आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी ये भी मैंने आपके सामने रख दी। तो ये आपको इंशाल्लाह इस्तेमाल करनी पड़ी होंगी, तो आप अपने जहन में रखेंगे। नोट्स में मैंने इसको लिख दिया।
नेक्स्ट क्लास से पहले इंशाल्लाह नोट्स को आप प्रिंट करवा लेंगे, ताकि फिर जब आप मेरे साथ साथ, जैसे मैं नोट्स यहाँ पर ऐड ऑन करता रहूँगा चीज़ों को, तो आप भी साथ साथ नोट करते रहेंगे। आज जो चीज़ टाइप्ड है वो आप नहीं लिखिएगा, जो चीज़ लिखने वाली है वो आप एक नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, नोटबुक में मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, किसी रफ रजिस्टर में लिख लीजिएगा उसको, फिर जब नोट्स प्रिंट हो जाए तो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। सही है, लिखना इसलिए ज़रूरी है कि लिख लिख के बंदे को समझ आता है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप उसको किसी रफ रजिस्टर पर अभी मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। अच्छा, resultant force, net force when an object is supplied, when an object is subject to parallel and non-parallel forces. Resultant force, net force when an object is subject to parallel and non-parallel forces. अब देखें, ये एक बहुत कॉमन किस्म का सवाल है जो मैकेनिक्स के अंदर आता है कि when there is an object and several forces are acting on that object and we have to find the resultant force या net force. And in that case we have to find the magnitude as well and we have to find the direction as well. ये कॉमन सवाल आता है, और इस चीज़ को समझाने के लिए मैं फोर्स के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, फिर अल्टीमेटली मैं उस चीज़ पर लेके आऊँगा और कुछ पास पेपर के सैम्पल एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से काम को करना है। सही, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से उठाऊँ, ताकि अगर आपको बैकग्राउंड है या नहीं, दोनों सूरतों में आपको बिल्कुल वाजे हो जाए, क्योंकि एट द एंड ये फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। हाँ, मैथ्स में जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो नॉलेज है वो मैकेनिक्स है, मतलब वो फिजिक्स से रिलेट करती है, बट अल्टीमेटली आपको यहाँ मैथ्स का अपना एक यूनिक टच नजर आएगा। तो जो काम फिजिक्स में आपने शायद एक दफ़ा दो दफ़ा किया होगा, वो आपको शायद यहाँ पर रेपिटेटिवली करना पड़ रहा होगा, या कुछ सवालात में डेप्थ भी कुछ चीज़ों की ज़्यादा होगी। तो आपने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझना है, नो मैटर हाउ गुड यू वर इन फिजिक्स और यू आर इन फिजिक्स, you have physics or not, doesn't matter. What matters the most to me is, if you are studying from me, if you're studying with me, then you have to ensure that you have to work hard and give your level best. और आपने पास के सवालात करने हैं, उसमें से मसले मसाइल मेरे सामने लेकर आने हैं और मुझसे मसले मसाइल रिजॉल्व करवाने हैं. दिस मैटर्स द मोस्ट, राइट? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट टू सेवरल forces, the resultant force is the force that alone produces the acceleration as all those forces. भाई एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही है, तो बहुत सारी फोर्सेस की जो नेट फोर्स है, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, तो वो रिजल्टेंट फोर्स मतलब सारी फोर्सेस को कंसिडर करने के बाद जो एक एक फोर्स निकलेगी, रिजल्टेंट फोर्स, ये वो फोर्स कहलाती है दैट अलोन प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन एज ऑल दोस फोर्सेस, क्योंकि ये उन तमाम फोर्सेस को नेट ऑफ करके आई है, लिहाजा तमाम फोर्सेस एक साथ एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही होंगी, और जो एक्सेलरेशन होगी ना, तो वो अगर सिंगल रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली जाए तो वही रिजल्टेंट फोर्स वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी जो तमाम फोर्सेस मिलकर करेंगी। तो वेरी लॉजिकल, क्योंकि वो निकली रिजल्टेंट रिजल्टेंट निकलता ही सबको निचोड़ कर है, तो वो resultant force is the force that alone produces the same acceleration as all those forces. So if we know the mass of an object and the acceleration produced by the forces that act on it, बड़ी important बात है, if we know the mass of an object and the acceleration produced by the forces that act on it, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मास पता हो और मुझे उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो पता हो, इन शॉर्ट अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मास पता हो और जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है वो पता हो, तो हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ. If we know the mass of an object and the acceleration produced by the forces that act on it, we can find the resultant force using Newton's second law. ये न्यूटन सेकंड लॉ आप समझ लें मैकेनिक्स की जान है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, कसरत से इस्तेमाल होते हुए आप देखेंगे इस चीज को इंशाल्लाह, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसमें लिंकिंग बहुत ज्यादा है. अगर मैं आपको पांचों टॉपिक्स मैकेनिक्स की समझ लें, 2 महीने के बाद मैंने आपको पांचों टॉपिक्स पढ़ा दिए, उसके बाद आप जब सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद आप ये चीज देखेंगे, जब एक सवाल आप उठाएंगे तो उसमें आपको शायद 3 टॉपिक्स के या 4 टॉपिक्स के या पांचों टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट मिलकर कोई एक सवाल बन रहा हो. तो मैकेनिक्स में मिक्सिंग इतनी ज्यादा है कि तमाम टॉपिक्स को मिलकर भी कोई एक सवाल बन जाता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जो भी सीख रहे हैं उसको हम सॉलिड कॉन्सेप्ट उसके बनाते चले जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आगे जाते जाएंगे, हमारी जो है जो प्रायर नॉलेज है वो हमें काम आती जाएगी. अगर प्रायर नॉलेज वीक होगी, मतलब फोर्सेस वीक है, तो आप काइनेमेटिक्स में भी फंस रहे होंगे, फिर आप कल को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी फंस रहे होंगे. तो इसका मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो थर्ड टॉपिक है जिसके अंदर खास उसका नाम ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, बट
उसकी कुछ बातें तो हम टॉपिक 1 फोर्सेज में ही पढ़ लेते, सही है। तो जो बातें हम नहीं पढ़ते वो फिर मैंने कुछ टॉपिक 3 को मैं पढ़ाने के लिए रखी हुई हैं, जो कि मैं वहीं पढ़ाऊंगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैकेनिक्स में इंटरलिंक्ड है। तो सवाल के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा तो आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बेसिस को सॉलिडिफाई करना। तो इफ वी, ये बात हो गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द फोर्स एफ दैट अलोन प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ए ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज एफ इक्वल्स टू एम ए, वेयर एफ इज द रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो मास इंटू एक्सलेरेशन कर दें। ऑब्जेक्ट का अगर मास पता है और एक्सलेरेशन पता है तो मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। The force F, the resultant force, is the force that alone produces the acceleration on an object of mass m. अच्छा, अब आ जाते हैं फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स, असल में जो सवाल आ रहा होता है ना, वो ये होता है कि एक फोर्स गिवन होती है और मुझे उसको रिजॉल्व करना होता है, और बाज़ औक़ात बहुत सारी फोर्सेस दी होती हैं और मुझे उनकी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है। अब सवाल किस तरह से आता है वो हम वक्त के साथ देखेंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको छोटी छोटी बातें बता के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ तक मैंने कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं बताई है और सब बेसिक्स हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको इसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, याद रखें ये बात मैंने आपको बता दी कि फोर्स का नेचर जो है वो वेक्टर है, लिहाजा फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स का डायरेक्शन भी होता है। लिहाजा एक बात आप याद रखें कि एवरी फोर्स हैज़ 2 कंपोनेंट्स। अगर मैं किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो मुझे उसके 2 कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें दो बातें होती हैं। बाज़ औक़ात मुझे फोर्स के कंपोनेंट्स पता होते हैं, जिससे मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना पड़ता है, और बाज़ औक़ात मुझे फोर्स और उसका एंगल, यानी कि डायरेक्शन कह लें या फोर्स और डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता होता है और मुझे उसके जरिए उसके कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। आई रिपीट, बाज़ औक़ात फोर्स के कंपोनेंट्स मुझे पता होते हैं, दिए जाते हैं। फोर्स के कंपोनेंट्स मुझे दिए जाते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट्स, और उसके जरिए मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना पड़ता है। और बाज़ औक़ात फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझे दिया जाता है और उसके जरिए मुझे फोर्स के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करके निकालने पड़ते हैं। तो दोनों चीजें हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो एवरी फोर्स हैज 2 कंपोनेंट्स, हर फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल। इफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर नोन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स कैन बी फाउंड, और वाइस वर्सा। इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन, द कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स कैन बी फाउंड। ये बात भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। द 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर एज फॉलोज। अब आपको पता है ये बात कि हर फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो इसीलिए इसको हम एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है इसलिए हम इसको वाई कंपोनेंट भी कहते हैं। फोर्स का एक्स एक्स कंपोनेंट का मतलब है फोर्स लिखी और आपने नीचे लिख दिया एक्स, जिसका मतलब होगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट। आपने फोर्स एफ लिखी और नीचे लिख दिया वाई, जिसका मतलब होगा फोर्स का वाई कंपोनेंट। और आपने सिर्फ एफ लिखा, इसका मतलब ये बात हो रही है रिजल्टेंट फोर्स की, जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स की बेसिस पर आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मिसाल है मेरे पास एक्स कंपोनेंट भी आ गया और वाई कंपोनेंट भी आ गया और मुझे फोर्स निकालनी, तो फोर्स निकालनी है इसका मतलब मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना है। और फोर्स का डायरेक्शन निकालने का मतलब होगा फोर्स का एंगल निकालना। और एंगल वैसे तो मुख्तलिफ अंदाज में दिया जाता है, बट एक फिक्स पैटर्न हमें समझना है और सीखना है, वो ये कि वेन एवर वी आर गोइंग टू गिव the angle will always be measured from the positive x-axis in an anti-clockwise direction. आप ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल कर लें, एएस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल कर लें, तो ट्रिग्नोमेट्री का उसूल हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है जब भी हम एंगल देते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया जाता है। हम कभी उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं अगर डोमेन पॉजिटिव होता है, और डोमेन नेगेटिव होता है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ने हमें बताया कि एंगल की मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होती है। इसी तरह जो A2 में एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें भी हमने देखा कि जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो भी पॉजिटिव रियल एक्सिस से दिया जाता है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होती है। तो वो एक पैटर्न है जो आपने हमेशा फॉलो करना है कि डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्शन एंगल देते हैं एंड एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द
पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज भी दिया जा सकता है बट यूजुअली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द डायरेक्शन एंगल। The angle is measured from the positive x-axis in an anti-clockwise direction. However, in the marking scheme, other ways of expressing angles are also acceptable at times. तो एक आंसर जो हमेशा मौजूद होता है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। तो आप हमेशा जब आदत बना लेंगे तो आपका आंसर इंशाल्लाह मार्किंग स्कीम में मौजूद होगा। मार्किंग स्कीम में मुख्तलिफ और वेज भी होते हैं जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला केस भी कंसिडर हो रहा होता है एट टाइम्स। तो अब लेकिन वो कभी होते हैं कभी नहीं होते, अलग अलग मार्किंग स्कीम्स होती हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम जब पास पेपर के सवाल सॉल्व करेंगे, उसके हम आंसर्स देखेंगे, उसकी फिर आगे जाके हम टॉपिकल के बाद हम ईयरली भी करते हैं। ईयरली के अंदर हम लेटेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो लेटेस्ट पेपर्स के अंदर भी हम देखते हैं कि मार्किंग, क्योंकि एग्जामिनर्स बदलते चले जाते हैं, तो इसीलिए जो है मार्किंग स्कीम भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई चेंजेस आती हैं। हमने देखा है कि कुछ चीज़ें पुरानी मार्किंग स्कीम में नहीं हुआ करती थी, नई मार्किंग स्कीम में वो होती हैं, या ऐसा भी होता है जो पुरानी में होती थी हम नई नई में नहीं होती। तो ये चीज़ें कुछ लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से भी हम देखना पड़ रहा होता है, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप ईयरली पास पेपर करें, मार्किंग स्कीम से अपने सोल्यूशंस को आप देखें, ताकि आपको भी पता हो कि एग्जामिनर का लेटेस्ट अंदाज क्या चल रहा है। अच्छा, तो अब बताने का मकसद ये है कि डायरेक्शन का मतलब होगा डायरेक्शन एंगल, और वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जी बिल्कुल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, अब मैं बात ही कर रहा था कि हर फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मुझे कंपोनेंट्स पता चल जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ सकता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो तो उसके दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। अभी हम ये जो मेथड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हम ये सीख रहे हैं कि अगर एक फोर्स के हमें दो कंपोनेंट्स पता चल जाए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो हम किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड और किस तरह से उसका डायरेक्शन निकालते हैं। ये मेथडोलॉजी आप सीख लें, यही मेथडोलॉजी रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए भी यूज होगी। कि रिजल्टेंट फोर्स के अगर दो कंपोनेंट्स आ जाए, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, तो उसके जरिए हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मेथडोलॉजी यही रहेगी आगे, लेकिन मैं अलग से उस चीज को आपके सामने फिर से बयान करूंगा। लेकिन मेथडोलॉजी क्या है कि इफ यू हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, कोई भी फोर्स हो, वो कोई सिंगल फोर्स है या वो मल्टीपल फोर्सेस का रिजल्टेंट है, हर फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो अगर मिसाल है, अगर आप यहाँ देखें तो एक फोर्स आपके सामने दी हुई है, फोर्स है एफ, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम कह रहे हैं एफ एक्स, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम कह रहे हैं एफ वाई। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट को आप यहाँ लिखें या वर्टिकल कंपोनेंट को आप यहाँ लिखें, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यूजुअली हम ये कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट है, हेड टू टेल रूल फॉलो करते हुए ये एक्स कंपोनेंट है, फिर जब एक्स कंपोनेंट खत्म हो रहा है वहीं से हमने वाई कंपोनेंट शुरू किया और ये वाई कंपोनेंट। और वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट कहता है ना, यहाँ से राइट गए, फिर राइट से फिर ऊपर गए, तो अल्टीमेटली हम यहाँ से यहाँ गए। तो जो फोर्स है वो ये वाली होगी, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। तो एक्स कंपोनेंट अगर फोर्स का ये है, ये वाई कंपोनेंट है, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ सकती है। तो व्हाट वी कैन सी इज दैट देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा और मेरे पास जो है वो, अब एंगल थीटा यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो अभी सिर्फ इतना बताना है कि अगर एक्स और वाई कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस फोर्स इज द हाइपोटेनस। ये समझ लें, अगर एक एडजेसेंट है तो एक ऑपोजिट है। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अगर एच स्क्वायर मुझे निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये निकाला कि हाइपोटेनस हमारी फोर्स है जो हमें फाइंड करनी है, बेस हमारा एफ एक्स है, परपेंडिकुलर हमारा एफ वाई है। एफ एक्स का यानी कि फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट लेंगे उसका भी स्क्वायर करेंगे, और एंड में हम अंडर रूट लगा देंगे तो हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज ऑलवेज पॉजिटिव will be found using Pythagoras theorem, and this is the formula that is written in front of you. पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम फोर्स निकाल सकते हैं, और रिजल्टेंट फोर्स भी आगे हम देखेंगे कि इसी तरह निकाली जा सकती है। तो अगर हमारे पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट है और फोर्स का वाई कंपोनेंट है,
तो हम पाइथागोरस थ्योरम से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, जैसा कि मैंने कहा डायरेक्शन निकालने का मतलब होगा डायरेक्शन का एंगल निकालना। तो whenever you have to find the direction angle, then what you do is you use trigonometric ratios। आप trigonometric ratios का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर और ऑपोजिट मौजूद है, अगर आपके पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी है और फोर्स का वाई कंपोनेंट भी है, और अगर आपको एंगल निकालना है, तो बेसिक एंगल निकालने के लिए बेसिक एंगल इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव, सॉरी, बेसिक एंगल इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस इन एनी क्वाड्रेंट। तो उसको निकालने के लिए आपके पास क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, तो आप याद रखें हमेशा टैन का कॉन्सेप्ट लगता है। टैन अल्फा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और अल्फा निकालने के लिए जब टैन को वहां भेजेंगे टैन इनवर्स हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। इसके लिए यहाँ एक फिक्स फॉर्मूला है। कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर बेसिक एंगल निकालने के लिए साइन या कॉस तो इस्तेमाल नहीं होता, तो बेटा अगर लेट सपोज फोर्स का एक्स कंपोनेंट आपके पास है और आपके पास फोर्स है, और फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालना है, या वाई कंपोनेंट है और फोर्स है और एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो भी पाइथागोरस थ्योरम से होगा। और अगर आपके पास फोर्स और उसका एक्स कंपोनेंट है, या फोर्स और उसका वाई कंपोनेंट है, उस केस में साइन और कॉस यूज हो सकता है। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली होता ये है कि हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं और हमें फोर्स निकालनी होती है। तो अगर हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स दोनों हैं, अभी ये जो तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी है, फोर्स का वाई कंपोनेंट भी है, और फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालने का मतलब है फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से और डायरेक्शन आ जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री से, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए टैन अल्फा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। लिहाजा टैन अल्फा यहाँ पर हो जाएगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो अगर ये हमारा एंगल है जिसको हम बेसिक एंगल कहेंगे, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ये यहाँ होगा तो यहाँ बेसिक एंगल, यहाँ होगा तो यहाँ बेसिक एंगल, यहाँ होगा तो यहाँ बेसिक एंगल, किसी भी क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल होगा। निकालने का तरीका होगा टैन अल्फा इज एफ वाई अपॉन एफ एक्स। याद रखें जब भी आपको डायरेक्शन निकालना है कभी एंगल डायरेक्ट मत निकालें, सबसे पहले निकालें बेसिक एंगल। अब एफ एक्स और एफ वाई अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसकी बेसिस पर हमें क्वाड्रेंट का पता चल जाता है, और उसके हिसाब से फिर हम आंसर देते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में है ना, पहले क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा, दूसरे में 180 माइनस अल्फा, तीसरे में 180 प्लस अल्फा, चौथे में 360 माइनस अल्फा, जो एंटी क्लॉकवाइज वाले चारों क्वाड्रेंट्स के केसेस आपके पास है, वही मामला यहाँ पर भी होगा। एंगल आप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सबसे पहले आप बेसिक एंगल निकालेंगे और उसके बाद फिर आप थीटा निकालेंगे। तो यही बात लिखी हुई है कि मैग्नीट्यूड तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से आता है, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल करते हैं। बेसिक एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बट एक दफा अल्फा आ जाता है, अल्फा हैज नो डायरेक्शन, अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव, अल्फा इज ऑलवेज एक्यूट। ये बात हम P1 के अंदर अच्छी तरह देख चुके हैं। एक दफा हमारे पास अल्फा आ जाता है उसके बाद हमें थीटा निकालना होगा। तो फाइंड थीटा एज पर द साइंस ऑफ एफ एक्स एंड एफ। एक दफा अल्फा आ गया तो अब थीटा निकालेंगे एज पर द साइंस ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ एक्स और एफ वाई की साइंस देखते हुए हम थीटा निकालेंगे। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस अभी मैं आपको अगले पेज पे दिखा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद है। बाकी ये बात मैंने कवर कर ली कि डायरेक्शन निकालने का मतलब है डायरेक्शन एंगल निकालना है, और एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। हाउएवर मार्किंग स्कीम में दूसरे मेथड भी एक्सेप्टेबल मेथड्स होते हैं। अब हम वन बाय वन जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। सबसे पहले जो है बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एफ एक्स इक्वल्स टू -7 न्यूटन एंड एफ वाई इक्वल्स टू 0 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये वो एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट है ही नहीं। जब जब एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब जो फोर्स है वो इधर राइट एक्ट कर रही होगी या लेफ्ट। इसी तरह अगर एक्स कंपोनेंट 0 है और वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट 0 है, तो इसका मतलब इसका मतलब फोर्स या तो अपवर्ड्स एक्ट कर रही होगी या डाउनवर्ड्स। तो याद रखें अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स में वाई कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट 0 होता है। राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड में एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट 0 होता है। तो जैसे ही हमने देखा कि वाई कंपोनेंट 0 है और एक्स कंपोनेंट है, तो इसका मतलब राइट लेफ्ट मूवमेंट होगी।
अच्छा, अब अगर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब राइट। लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना समझ आए। एक्स कंपोनेंट है ओनली तो राइट लेफ्ट मूवमेंट होगी। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है तो राइटवर्ड मूवमेंट होगी। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है तो लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगी। सही है। वाई कंपोनेंट आपका जो है वो जीरो है। एक्स कंपोनेंट आपका क्योंकि -7 है, इसका मतलब लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अगर आप देंगे ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक भी अगर आप देंगे तो आपको पता है 7 ही आएगा। -7² + 0², यहाँ से 7 आंसर आएगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर एक्स या वाई कंपोनेंट में से कोई एक जीरो हो, तो जो दूसरा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है वही हमारी फोर्स का मैग्नीट्यूड बन जाता है। बस माइनस प्लस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर यहाँ -7 न्यूटन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी 7 न्यूटन। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी 7 न्यूटन। और इस माइनस की बेसिस पर जो हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर पाएंगे दैट इज लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट का मतलब अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखें तो इसका मतलब होगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इट इज 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यह हम डायरेक्टली लेफ्टवर्ड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्टवर्ड्स लिखने पर भी समझ आ जाता है कि डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए फिर मुझे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखना जरूरी नहीं। लेकिन अगर हमने एक पैटर्न फॉलो करना है कि सर आपने तो बताया था कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जी हाँ ऐसा ही है। तो जब आप लेफ्टवर्ड्स को बयान करेंगे तो आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने यहाँ पर सोल्यूशन भी रख दिया कि एफ एक्स नेगेटिव होने का मतलब लेफ्टवर्ड है। मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 7 न्यूटन एंड द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप पूरा आंसर देंगे 7 न्यूटन लेफ्टवर्ड्स। तो 7 न्यूटन का मतलब मैग्नीट्यूड, लेफ्टवर्ड्स का मतलब डायरेक्शन। और लेफ्ट को बयान करने के लिए आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। सही है। और अगर मिसाल है ये Fx 7 होता तो फिर आपको पता होता कि ये राइट लेफ्टवर्ड की बजाय राइटवर्ड होगा। तो आप मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन देते और डायरेक्शन आप देते राइटवर्ड्स, टुवर्ड्स राइट या राइटवर्ड्स लिख देते। या फिर क्योंकि आप 0 डिग्री 0 डिग्री होगा, कोई एंगल तो होगा नहीं, तो हम कहेंगे इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। 7 न्यूटन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, या फिर टुवर्ड्स राइट, या फिर राइटवर्ड्स। सही है। तो एफ एक्स नेगेटिव है, एफ वाई पॉजिटिव है। अब एफ वाई जीरो है, आपको बता दिया। एफ एक्स पॉजिटिव होता तो +7 होता तो मैग्नीट्यूड यही रहता, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट हो जाता। और एंगल क्योंकि था नहीं तो हम खाली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कह देते, दैट वुड आल्सो बी सफिशिएंट। या इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट इज मोर सुटेबल। सेकेंड एग्जाम्पल पे अगर आप आ जाए, एफ एक्स जीरो है और एफ आई 8 न्यूटन है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक कॉम्पोनेंट जीरो होगा तो एक्स जीरो होगा, और वाई कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। अब क्योंकि सिर्फ वाई है मतलब अप डाउन जाएगा, अप डाउन होगी फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 8 न्यूटन, और जो डायरेक्शन होगा दैट वुड बी अपवर्ड्स बिकॉज पॉजिटिव। सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट है और पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स। सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट होता और डाउनवर्ड्स होता तो सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट होता नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब अपवर्ड्स। तो हमने बयान कर दिया मैग्नीट्यूड इज 8 न्यूटन एंड द डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। और अपवर्ड्स का मतलब होता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। और अगर हम इसको कहें कि भाई हमें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बयान करना है, तो फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसे बट मैंने ऊपर लिखा था इन मार्किंग स्कीम अदर वेज आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर अपवर्ड्स का लिखना या इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लिखना, ये सारे आंसर्स एक्सेप्टेबल आंसर्स में शामिल हो जाएंगे। तो एक्स कंपोनेंट नहीं है, वाई कंपोनेंट है। मैग्नीट्यूड इज 8 न्यूटन, सेम एज दैट ऑफ वाई कंपोनेंट, एंड द डायरेक्शन इज अपवर्ड्स क्योंकि पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड हो जाता। अच्छा, डाउनवर्ड्स के लिए आप डायरेक्शन दे सकते थे 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या 90 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी आप दे सकते थे। या फिर डाउनवर्ड्स भी आप दे सकते थे, या इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन भी लिख सकते थे। डाउनवर्ड्स हो गया अगर ये माइनस होता मिसाल, तो डाउनवर्ड्स हो गया, नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। ये सारे आंसर सुटेबल आंसर्स में आपके शामिल हो सकते हैं।
एज आई सेड, व्हेन यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू पास्ट पेपर क्वेश्चंस, दे आर गोइंग टू बी मल्टीपल आंसर्स, एंड आपका एक्सपोजर खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बहुत सारी चीजों। अच्छा, अब वो एग्जाम्पल शुरू हो गए जिसमें एक्स और वाई दोनों मौजूद है। अब याद रहे, जब एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों के दोनों मौजूद हो, तो फिर डायरेक्शन निकालने के लिए पहले आपको बेसिक एंगल निकालना पड़ेगा, फिर आप निकालेंगे डायरेक्शन यानी कि थीटा। जो डायरेक्शन है उसके लिए हमें डायरेक्शन एंगल देना होगा जिसको हम थीटा कहते हैं, बट थीटा निकालने का प्री रिक्विजिट है अल्फा का निकालना। और अल्फा यानी कि बेसिक एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके लिए नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर किया जाता है। लेकिन थीटा देने के लिए पहले क्वाड्रेंट का पता होना जरूरी है। अब क्वाड्रेंट पता लगाने के लिए यहाँ पर आपको देखने होंगे कंपोनेंट्स के साइंस। एक्स कंपोनेंट आपका पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई है, नीचे नेगेटिव वाई है, राइट पे पॉजिटिव एक्स है और लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स। बल्कि मैं इसको बना ही देता हूं। अब देखें, अब ये देखें, राइट पे आपको पता है पॉजिटिव एक्स होता है, एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स होता है, अप पे आप पॉजिटिव वाई होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई होता है। अब मैं आपको कहूँ कि एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स एक्स कॉम्पोनेंट भी फोर्स का, एफ एक्स मतलब फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट, एफ वाई मतलब फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट, ये हमने ऊपर देखा राइट। अगर एक्स कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी फोर्स? इन विच क्वाड्रेंट विल द फोर्स बी लाइंग? हाँ, आंसर्स थोड़ा सा पोस्ट करें ना ताकि मुझे पता चले बच्चे जाग रहे हैं। अगर एक्स कंपोनेंट, अगर if the x component and y component both are positive, then in which quadrant will the force lie? वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड, यही पार्टिसिपेशन चाहिए थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि टॉप राइट कह सकते हैं, टॉप राइट, बट हम यूजुअली आई वाज आस्किंग द क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो जब मुझे पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू फाइंड इज अल्फा, द बेसिक एंगल। फॉर दैट द फॉर्मूला इज tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, जैसे कि ऊपर मैंने लिखा था। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड थीटा, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इक्वल्स अल्फा। तो अब ये जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं, सारे के सारे एग्जांपल्स में आप देख लें। पहले मैं थर्ड वाला दिखा देता हूँ। एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है, वाई कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, इट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक एक्स का स्क्वायर, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो इट्स रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, एंड द आंसर इज 50 न्यूटन। और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पहले बेसिक एंगल निकालना होगा, tan इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, इट्स 30 अपॉन 40, you have got 36.9 degrees, and because it is the first quadrant, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिहाजा थीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फा। और थीटा क्योंकि अल्फा के बराबर है, लिहाजा थीटा का आंसर भी 36.9 डिग्री होगा। अच्छा, कोई बंदा सिर्फ 36.9 डिग्री अगर दे देगा तो उसका एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि एंगल की कोई औकात नहीं है अगर आपने एंगल के साथ ये नहीं बताया कि ये एंगल कहाँ से है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन मींस डायरेक्शन एंगल, एंड डायरेक्शन एंगल इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं बट यूजुअल पैटर्न जो है वो यही है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देते हैं। लिहाजा यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 50 न्यूटन, प्रॉपर आंसर देकर, एंड द डायरेक्शन एंगल इज, द एंगल इज 36.9 डिग्री। या डायरेक्शन, डायरेक्शन वाला जो पार्ट होगा जिसमें डायरेक्शन पूछा जाएगा, आप कहेंगे इट्स 36.9 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्रॉपर आपने बयान करना होगा। किसी ने अगर ये चीज नहीं लिखी, सिर्फ 36.9 लिख दिया, तो उसका -1, एक नंबर उसका कट गया। तो एंगल देना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, एंगल का जो उसूल ट्रिग्नोमेट्री ने बयान किया, एंगल इन डिग्रीज, एंगल इन डिग्रीज। अच्छा, सवाल आ सकता है सर एंगल डिग्री में दे रेडियन में दे,
मैकेनिक्स में रेडियन वगैरह का चक्कर नहीं है, हो सकता है पॉसिबल आंसर्स में रेडियंस एक्सेप्टेबल हो, बट वो कहता नहीं है कि रेडियंस में निकालो, आपने डिग्री में ही काम करना, इसलिए मैकेनिक्स के लिए यू विल वर्क इन डिग्रीज ओनली। सही है, रेडियंस में अगर दे देंगे तो शायद एमएस में कहीं आंसर पॉसिबल आंसर्स में शामिल हो, बट हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स के लिए हम डिग्री में ही काम करेंगे। एन एंगल इन डिग्रीज आर गिवन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो थीटा जो है वो 36.9 डिग्री हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एंगल कहना जरूर काफी नहीं होगा, बल्कि फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना भी जरूरी होगा। अच्छा, अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एग्जाम्पल देखें, सब एग्जाम्पल में मैंने एक चेंज किया है। फोर्थ एग्जाम्पल में एक्स कॉम्पोनेंट 40 नहीं है बल्कि -40 है, वाई कॉम्पोनेंट सेम है। फिफ्थ एग्जाम्पल में एक -40 है, एक -30 है, और सिक्स में एक 40 है, एक -30 है। ये सिर्फ इसलिए, ये बताने के लिए कि देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एग्जाम्पल सब में सेम आने वाली है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से जो हम फोर्स निकालेंगे वो सेम होगी, बट डायरेक्शन का फर्क आएगा, क्योंकि डायरेक्शन हर दफा क्वाड्रेंट के लिहाज से दी जाएगी, तो क्वाड्रेंट के लिहाज से एंगल चेंज हो जाता है। तो करना ये होगा कि हम कोई भी सवाल करें, थर्ड मैंने आपके सामने पूरा रख दिया, फोर्थ में आप सबसे पहले देखेंगे भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप देखोगे यार एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, आपने फौरन हाथ रखना है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है 180 माइनस अल्फा। तो अल्फा यकीनन जब आप निकालोगे तो उसके लिए माइनस इग्नोर करोगे तो tan इनवर्स 30/40 ही होगा, बेसिक एंगल 36.9 ही निकलेगा। बट एंड में डायरेक्शन एंगल निकालने के लिए आप 180 में से 180 में से अल्फा को माइनस करोगे, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, जो कि आपका अल्फा 36.9 ऊपर वाला यूज होगा, मैंने दोबारा कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन अगर सिर्फ यही सवाल बनेगा तो फिर उसमें आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कंटिन्यूटी में मैं समझा रहा था, तो मैंने बेसिक एंगल बार बार निकालने की जहमत नहीं दी, अपने आप को भी नहीं और बच्चों को भी नहीं। बेसिक एंगल एक दफा निकाल लिया, अब खाली 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा ऊपर निकाला हुआ है, 143.1 डिग्री हो गया। अच्छा, ये मैंने डबल, ये जो लाइन मैंने बनाई है, इसका मतलब ये चीज आपने हर जगह लिखनी पड़ेगी, या आप हर जगह मेंशन करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एवरीवेयर यू हैव टू राइट इट। सही है, मैं अगर डायरेक्शन ये हटा भी दूं यहाँ से चले, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सही है, ये मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ भी पेस्ट करना है। चाहिए, हाँ, कॉपी किया और यहाँ भी पेस्ट कर, फिर यहाँ भी पेस्ट कर। सही है, हर जगह ये चीज मेंशन करना जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ देखें, जब एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव वाई पॉजिटिव है तो इट्स द सेकंड क्वाड्रेंट एंड डायरेक्शन एंगल इज 180 माइनस अल्फा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन होगा, इसी तरह जैसे ऊपर निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल यही कैलकुलेशन सारे क्वेश्चंस में होगी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी। और डायरेक्शन एंगल देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए 180 माइनस अल्फा, अल्फा ऊपर जो निकाला था वही तरीका फॉलो होगा, और फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर जब दोनों नेगेटिव है एक्स और वाई, आप देख सकते हैं दोनों नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसमें 180 प्लस अल्फा होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस अल्फा, अल्फा वही रहेगा 36.9, 180 प्लस 36.9 करेंगे 216.9 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन एफ एक्स पॉजिटिव एफ वाई नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब इट्स द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इट्स 360 माइनस अल्फा, 360 माइनस अल्फा 323.1 डिग्री, और फ्रॉम दिस इज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है, तो हमने खाली ये आपको बताया कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस, बट डायरेक्शन निकालने के लिए पहले बेसिक एंगल, फिर as per the signs of fx and fy we have to decide in which quadrant the force lies, and accordingly we have to find theta, and then we have to write that this theta is from the positive x-axis in anti-clockwise direction। ये बात मैं ऊपर लिख भी चुका हूँ कि find theta as per the signs of fx and fy, और यही चीज मैंने अप्लाई भी करवा दी कि पहले बेसिक एंगल निकालेंगे फिर थीटा निकालेंगे, और यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स फॉर्म में ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर दी। सही, ये एग्जाम्पल वाला जो पेज है ये आपने लिखने वाला पार्ट है, जो कि जब नोट्स आप प्रिंट करवा लेंगे तो उसमें आप शामिल कर लेंगे।
अब इसको आप अभी बेशक लिखना चाहते हैं या इसको स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। तो अभी जो है स्क्रीनशॉट ले लें और एक एक्नॉलेजमेंट दे दें कि क्या यहाँ तक जितनी बातें मैंने समझाई हैं, क्या ये बातें आप सबको समझ आ गई हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, एक मिनट, 7 डिग्रीज वुडंट बी यूज 3 DP फॉर वर्किंग? जी जी, वर्किंग के लिए आप 3 DP यूज़ करते हैं, सही, बिल्कुल सही है। और फाइनल आंसर आप 1 डेसिमल प्लेस में देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम वो सब इसलिए कर रहे होते थे क्योंकि फिर वो आपको पता है कभी 2x के आंसर्स निकल रहे हैं और 2 से डिवाइड करके x के आंसर्स निकालने हैं। यहाँ पर अगर हम 3 DP में वर्किंग करने के बाद 1 DP में अगर आंसर लेकर आएंगे, तो चाहे हम पहले ही 1 DP में देने के बाद आंसर दें या बाद में करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मजीद कुछ डिवाइड वगैरह या ऐड वगैरह नहीं करना ना, इन एंगल्स की बेसिस पर मजीद कुछ नहीं निकलना। डायरेक्ट यही मेरा फाइनल आंसर बनने वाला है, इसलिए 1 DP वाला वर्जन भी यहाँ काम कर जाएगा। बट आप कंसिस्टेंसी के लिए वही 3 DP वाला रूल फॉलो करते हुए 3 DP वर्किंग एंड 1 DP आंसर को फॉलो करें, उससे आपका इंशाल्लाह आंसर सही आएगा। बिल्कुल सही है, आपने अच्छी बात रिकॉल की, आई लाइक दिस, राइट। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस पर। तो अभी हमने आपको जो बात बताई थी वो क्या थी? अभी हमने आपको ये बात बताई, जो मैंने इस वक्त समझा दी, वो ये कि अगर आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं तो फोर्स आ सकती है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ये कि अगर आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, मतलब फोर्स मौजूद है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मौजूद है और साथ साथ एंगल आपको पता है विद द हॉरिजॉन्टल, तो आप उसको रिजॉल्व करके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो यू कैन फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। इसको कहते हैं रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, कि एक फोर्स को आप रिजॉल्व करते हैं। और ये रेपिटेटिवली आपको बहुत सारे सवाल में करने की जरूरत पड़ती है। तो every force which makes an angle theta with the horizontal or with the vertical is to be resolved into its two components. Horizontal angle theta is given, fx is f cos theta and fy is f sin theta. Vertical angle theta is given, fx is f sin theta and fy is f cos theta. ये जो बात है ना, ये जो मैंने अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा एंड वर्टिकल एंगल थीटा, कुछ बच्चों ने इसको रट्टा मारा हुआ होता है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों के जहन में होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा जो है एफ कॉस थीटा होता है और वर्टिकल हमेशा एफ साइन थीटा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जो वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल वाली बात बता रहा हूँ ना, ये फिजिक्स वाले भी इसमें गड़बड़ करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बात बता दूं वाज़ेह के तौर पे कि एंगल जो है, बाज औकात जो फोर्स होती है, फोर्स गिवन है और फोर्स का एंगल गिवन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और आपको उसके कंपोनेंट्स ढूंढने हैं। तो अगर आपके पास फोर्स मौजूद है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मौजूद है और उसका जो एंगल है ना वो विद द हॉरिजॉन्टल है, फोर्स है और विद द हॉरिजॉन्टल आपको एंगल दिया हुआ है, जैसे 30 न्यूटन से और 50 डिग्री दिया हुआ है। या फिर बाज होगा 30 न्यूटन फोर्स दी हुई है और जो एंगल दिया हुआ है, जो फोर्स है उसका एंगल जो दिया हुआ है वो विद द वर्टिकल दिया हुआ है, जैसे ये फोर्स दी हुई है और एंगल विद द वर्टिकल दिया हुआ है। अच्छा, अगर एंगल विद द वर्टिकल दिया हुआ है तो एक तरीका तो ये है कि 90 से माइनस करके विद द हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने फिर रिजॉल्व करना। या फिर अगर आप डायरेक्ट वर्टिकल एंगल की बेसिस पर फोर्स का एंगल विद द वर्टिकल जो दिया हुआ है उसी की बेसिस पर रिजॉल्विंग करते हैं, तो फिर मामला बदल जाए। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा होगा तो रिजॉल्विंग करने के बाद एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। और अगर वर्टिकल एंगल थीटा दिया हुआ है
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा। अच्छा सर, इसको याद कैसे करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा रटना। देखो, मैं कभी भी कोई चीज नहीं रटने का कहता, मैं हमेशा समझाता हूँ। अब मैं आपके सामने रखता हूँ बात ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। अगर एक फोर्स आपके पास मौजूद है और उसका हॉरिजॉन्टल एंगल गिवन है, तो ये बात कंफर्म है, आपको बात पता है कि एक होता है एडजेसेंट, जिसको आप बेस भी कहते हैं। एक होती है एडजेसेंट, जिसको आप बेस भी कहते हैं। कुछ बच्चे इसको बेस कह रहे होते हैं। और एक आपकी होती है ऑपोजिट वाली साइड, जिसको आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो अगर आपका जो एंगल थीटा है वो विद द हॉरिजॉन्टल दिया हुआ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है थीटा के बराबर वाला, जहाँ थीटा होता है उसके बराबर वाली जो साइड होती है उसको एडजेसेंट कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब ही बराबर में। तो एडजेसेंट साइड इज द साइड विच इज दिस वन, इन दिस केस इट इज द हॉरिजॉन्टल वन। और जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको ऑपोजिट कहते हैं। तो मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ वो एडजेसेंट और ऑपोजिट वाली है, मैं उसी तरह समझाऊंगा आपको, सही। लेकिन एडजेसेंट को बेस और ऑपोजिट को परपेंडिकुलर कहा जाता है, ये बात मैं मेंशन हमेशा कर देता हूँ। अब देखिए, एंगल थीटा की बेसिस पर जो एडजेसेंट वाली साइड है, अगर हॉरिजॉन्टल एंगल दिया हुआ है, तो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, फोर्स का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल वाली साइड एडजेसेंट है और वर्टिकल वाली साइड ऑपोजिट है। तो आपने हमेशा याद रखना है, एडजेसेंट वाली जो साइड होती है ना, उसमें कॉस इन्वॉल्व होता है। क्योंकि आपको ये बात पता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिहाजा जो ऑपोजिट वाली साइड है ना, जब उसको रिजोल्व करेंगे तो एफ साइन थीटा आएगा। और जो एडजेसेंट वाली साइड है, जब उस वाली साइड रिजोल्व करेंगे उसको, तो एफ कॉस थीटा आएगा। तो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से याद नहीं करना, आपने ऑपोजिट और एडजेसेंट से याद करना है। अब जैसे मिसाल है, मैं अगर कहता हूँ cos 33 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट इज द एक्स कंपोनेंट ओवर हियर एंड हाइपोटेन्यूज इज द फोर्स। अब अगर आप एक्स कंपोनेंट यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ अगर वर्किंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा कि ये एक्स कंपोनेंट आपका बन जाएगा एफ कॉस 33, एफ कॉस 33 डिग्री। तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट आपका एफ कॉस थीटा है। और वाई कंपोनेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो वाई कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन 33। क्यों? क्योंकि वाई कंपोनेंट आपका ऑपोजिट है। तो अब आपने एक बात जहन में बिठा देनी, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल एंगल दिया हुआ हो या वर्टिकल एंगल, एंगल के हिसाब से जो एडजेसेंट वाली साइड होगी वो एफ कॉस थीटा होगी, और जो ऑपोजिट वाली साइड होगी वो एफ साइन थीटा होगी। तो यहाँ पर एंगल के हिसाब से जो एडजेसेंट वाली साइड है वो एफ कॉस थीटा है, और जो ऑपोजिट वाली साइड है वो एफ साइन थीटा। अब वो एफ साइन थीटा एफ वाई बनता है या एफ साइन थीटा एफ एक्स बनता है, ये नसीब की बात, ये बात की कहानी। लेकिन ये रटना कि एफ एक्स हमेशा एफ कॉस थीटा होता है और एफ वाई हमेशा एफ साइन थीटा होता है, या वाइस वर्सा वाली बात को रटना, ये मुनासिब नहीं। तो एडजेसेंट वाला जो एंगल के बराबर वाली साइड है, अगर एंगल जो गिवन है उसके बराबर वाली साइड जो है वो एडजेसेंट है, लिहाजा वो एफ कॉस थीटा होगा, और जो ऑपोजिट है वो एफ साइन थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें, हम नीचे वाले एग्जाम्पल में एक तरीका तो ये है कि आप वर्टिकल एंगल 60 दिया हुआ है उसको 90 से माइनस करके हॉरिजॉन्टल एंगल निकालें। और एक तरीका है कि आप डायरेक्टली इस एंगल की बेसिस पर करें। अब देखें, डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट इस 60 एंगल की बेसिस पर, 60 डिग्री की बेसिस पर जो 60 का ऑपोजिट वाला कंपोनेंट है, एंगल के ऑपोजिट वाला कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा है। एंगल के ऑपोजिट वाला एफ साइन थीटा है तो एफ साइन 60 हो गया। और एंगल का जो एडजेसेंट वाला कंपोनेंट है वो है एफ कॉस थीटा। तो थीटा 60 है तो एफ कॉस 60 होगी। अब देखिए यहाँ पर y वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा था और यहाँ y वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। यहाँ x वाला कंपोनेंट एफ 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 कॉस थीटा था और यहाँ पर x वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो इसलिए रट्टा नहीं लगाना, जहन में बिठाना। ऑपोजिट वाला फोर्स अगर गिवन है और एंगल गिवन है, अब वो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है या विद द वर्टिकल है, उस एंगल के हिसाब से जो ऑपोजिट वाली साइड है, या तो उस एंगल को 90 से माइनस करके नया एंगल निकाला जाए, वो एक नई वर्किंग बिला वजह टाइम भी लग जाता है, इससे बेहतर गिवन एंगल को डायरेक्ट यूटिलाइज किया जाए।
तो गिवन एंगल को डायरेक्ट यूटिलाइज करते हैं, तो गिवन एंगल के ऑपोजिट वाली साइड एफ साइन थीटा है और गिवन एंगल के एडजेसेंट वाली साइड एफ कॉस थीटा, बस ये याद रख लें। फिर एक्स कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा है या एक्स कॉम्पोनेंट एफ वाई थीटा, एफ साइन थीटा है या एफ कॉस थीटा है, ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपोजिट वाला एफ साइन थीटा, एडजेसेंट वाला एफ कॉस थीटा। अच्छा यहाँ देखिए, अगर हम 30 डिग्री के हिसाब से देखते हैं तो अब ये आपका एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट वाला एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस 30 हो गया। ऑपोजिट वाला एफ साइन थीटा, तो एफ साइन 30 हो गया। अब देखें एफ कॉस 60 एफ साइन 30 के बराबर होता है, एफ कॉस 60 एफ साइन 30 के बराबर होता है। कैसे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के आइडेंटिकल होता है, ये ऊपर आपको मैंने बताया। तो आप देख सकते हैं साइन 30 इज आइडेंटिकल टू कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस 60। आइडेंटिकल तो खैर वेरिएबल में होता है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो वी कैन से दैट साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60। ये वही रूल है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, उसके मुताबिक। तो इसीलिए साइन थीटा साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 भी हाफ होता है, तो ये भी हाफ हाफ हो गया और ये भी हाफ हाफ हो गया। तो आप 60 को के हिसाब से करें या 30 के हिसाब से, आंसर तो सेम ही बनने। तो इसलिए एक जहन में बैठा लें कि ऑपोजिट वाला एफ साइन थीटा, एडजेसेंट वाला एफ कॉस थीटा। ये बात जो मैंने आपको कम्युनिकेट की, क्या बात आपको समझ आई है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल वाली बात जो मैंने बताई है, क्या ये समझ आ गई है? इसकी एक्नॉलेजमेंट दे देंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह। स्क्रीनशॉट आप देते रहे चले जाएं, ताकि जब नोट्स आपके पास प्रिंट हो जाए तो आप उसमें कॉपी करें। नोट्स आप एलएमएस से डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा इंशाल्लाह, बुक फॉर्म में आपको फिर पूरा वक्त काम आएगी इंशाल्लाह। स्क्रीनशॉट ले लें और कंफर्मेशन दे दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, अब हम आते हैं फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब तक मैं जो बात कर रहा था वो एक सिंगल फोर्स की बात कर रहा था। एक सिंगल फोर्स है, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। सिंगल फोर्स है, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर एक फोर्स मौजूद है और उसका एंगल मौजूद है, तो फिर उसके जरिए मैं उसके कंपोनेंट्स निकाल सकता हूँ। अब हम जब एक ही पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालना होता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, बट निकालना नहीं सीखा था। अब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स, अगर एक ही पॉइंट पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो मुझे उन बहुत सारी फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स को निकालना पड़ता है। अब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए हमें देखना होगा कि वो जो फोर्सेस हैं उसके एक्स कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके वाई कंपोनेंट्स क्या हैं, और हर एक फोर्स को हमें रिजॉल्व करना होगा। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखते हैं कि जब हमें जिन फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट निकालना है, वो सारी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कोई है ही नहीं। अब जब तमाम फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब राइट है या तो या लेफ्ट है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट तो होगा, वाई कंपोनेंट उसका नहीं होगा। तो जो एक्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दी हैं उसी को हम नेट ऑफ करेंगे और डायरेक्टली आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अगर राइटवर्ड वाली ज्यादा है तो राइटवर्ड की तरफ रिजल्टेंट हो जाएगा, और लेफ्टवर्ड वाली ज्यादा है तो लेफ्ट लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो इसीलिए ये सिंपल एग्जांपल है कि आपकी अगर तमाम फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी राइटवर्ड्स माइनस लेफ्टवर्ड्स। तो 11 - 7, तो 11 - 7 का मतलब 4 न्यूटन राइटवर्ड्स। तो 4 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड राइटवर्ड्स इज द डायरेक्शन। So we have given the magnitude and we have given the direction as well. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का देना जरूरी है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स दोनों। फिर हमने कंसिडर करना है एक और सिंपल एग्जांपल, जिसमें तमाम फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कोई है ही नहीं। जब तमाम फोर्सेस वर्टिकल हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स या तो अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी। अब यहाँ देख सकते हैं क्योंकि नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, तो इसलिए डाउनवर्ड्स में से अपवर्ड्स वाली माइनस कर दी हमने, 11 - 7 कर दिया, 4 न्यूटन डाउनवर्ड्स आ गया। रिजल्टेंट फोर्स इज 4 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो 4 न्यूटन हमारा मैग्नीट्यूड है और डाउनवर्ड्स हमारा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देना था, हमने दे दिया, 4 न्यूटन डाउनवर्ड्स। और मैंने अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स के लिए भी आपको बताया था कि आप एंगल यूज कर सकते हैं। अपवर्ड्स के केस में आप बता सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सॉरी 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 सॉरी, ये तो
इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कह सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा था, सॉरी। हाँ, डाउनवर्ड्स है तो डाउनवर्ड्स के लिए आप बता सकते हैं कि फोर्स अगर डाउनवर्ड्स है तो इट इज बेसिकली फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। बट व्हाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स व्हेन डाउनवर्ड्स इज एक्सेप्टेबल इन मार्किंग स्कीम, डाउनवर्ड्स को हम फॉलो करेंगे। सही है, तो अब हमने मुख्तलिफ फोर्सेस की बात की, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें निकालना था, बट हमने आसान कंसिडरेशन ये की हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली ली, सारी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल थी या सारी वर्टिकल। अच्छा, अब जो बहुत सारी फोर्सेस एक प्लेन में एक्ट करती है ना, उनको अब कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये जो 7 और 7 की एक्ट कर रही है ये भी कोप्लेनर फोर्सेस ही कहलाएंगी। ये 7 और 11 एक्ट कर रही है ये भी कोप्लेनर कहलाएंगी, बट ये वो कोप्लेनर है जो सिर्फ हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, ये वो कोप्लेनर है जो सिर्फ वर्टिकली एक्ट कर रही है। अब हम उन कोप्लेनर की बात करेंगे जो हॉरिजॉन्टली, जिनके एक्स कंपोनेंट्स भी होंगे और वाई कंपोनेंट्स भी होंगे, हर फोर्स के, या हर फोर्स के नहीं तो कुछ फोर्सेस के। तो कोप्लेनर फोर्सेस पहले तो कैसे कहते किसे हैं ये पहले समझ लें, फिर हम पास का एग्जांपल भी देखेंगे। तो कोप्लेनर फोर्सेस कहते किसे हैं? तो मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन एंड एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट या ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। व्हाट आर कोप्लेनर फोर्सेस? Coplanar forces are those forces, there are multiple forces which are acting in the same plane, multiple forces in the same plane, acting on a particular point या object having different magnitudes and directions. मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड्स हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं और एक सिंगल प्लेन में लाई करती हैं। तो आपने पढ़ा था कोलिनियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? मेनी पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। सही है ना, वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई करें उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मैनी 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 फोर्सेस एक्टिंग ऑन मैनी पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सिंगल लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैनी फोर्सेस एक्टिंग इन अ सिंगल प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस। Multiple forces in the same plane acting on a particular point object having different magnitudes and directions। किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रही होती हैं ये फोर्सेस, या सिंगल ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही होती हैं, और इनके मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस होते हैं। अच्छा, अब इसका कुछ तरीका डिफाइंड है जो आपने फॉलो करना है, और जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा उसी के थ्रू आपने काम करना है। तो नॉर्मली रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस वो मेथड है जिसके थ्रू आप बहुत सारे सवालात, फोर्सेस के तमाम सवालात कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर मैं मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस मौजूद हों, मल्टीपल फोर्सेस मौजूद हों और आपको कहा जाए, मल्टीपल फोर्सेस मौजूद हों और आपको कहा जाए कि आप उनका रिजल्टेंट निकालो, तो अगर सिर्फ ये कहा जाए कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो इसका मतलब है आपको उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी। लेकिन अगर कहा जाए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो फिर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो सिर्फ डायरेक्शन निकालना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लफ्ज ना लिखे हुए हों, सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स लिखा हुआ हो, तो उस केस में फिर आपने, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देने। अच्छा, अब क्या प्रोसेस है? तो जैसे मैंने आपको फोर्स में बताया था कि एक फोर्स का अगर आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट आ जाए, तो उसके जरिए आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं थ्रू पाइथागोरस, और डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय फर्स्ट फाइंडिंग द बेसिक एंगल एंड देन गिविंग द एंगल थीटा। सेम प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, बस वहां पर मैंने एफ लिखा था फोर्स, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आर। वहां जब सिंगल फोर्स की बात हो रही थी कि फोर्स, किसी सिंगल फोर्स के दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं और उस फोर्स को निकालना है, और यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस एक प्लेन में मौजूद हैं और आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो इसलिए इसको मैं रिजल्टेंट को आर कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेन एवर यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, always find the two components, first find the two components of the resultant force। resultant force के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक है वर्टिकल कंपोनेंट। क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स है लिहाजा मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट लिखा हुआ है आर, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। अच्छा, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने जो यहाँ यूज किया है समेशन एक्स, सिग्मा एक्स। क्या मतलब? तमाम एक्स कंपोनेंट्स को नेट ऑफ करें,
जितनी भी फोर्सेस दी हुई हैं, जितनी भी कोप्लेनर फोर्सेस दी हुई हैं, सबसे पहले हर एक फोर्स को रिजॉल्व करना है। 3 फोर्सेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, तमाम फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करेंगे। जब रिजॉल्व करेंगे तो हर फोर्स के राइटवर्ड्स कंपोनेंट्स, हर फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी होंगे और हर फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स भी होंगे। अच्छा, कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो राइटवर्ड्स होंगे और कुछ लेफ्टवर्ड्स होंगे, और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट्स अपवर्ड्स एक्ट कर रहे होंगे और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहे होंगे। तो आपने जब तमाम कोप्लेनर फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया, कोई कोप्लेनर फोर्स सिर्फ राइट या लेफ्ट एक्ट कर रही है तो उसका सिर्फ एक्ट कंपोनेंट होगा। कोई कोप्लेनर फोर्स सिर्फ वर्टिकली एक्ट कर रही है तो उसका सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा। बट कोई फोर्स अगर स्लांटिंग है विद द हॉरिजॉन्टल या विद द वर्टिकल, उसका कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों होगा, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकल भी होगा। भारत, जब बहुत सारी कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तमाम कोप्लेनर फोर्सेस को आपने रिजॉल्व करना है, तो उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में तमाम राइटवर्ड्स कंपोनेंट को आपने एक साथ ऐड करना है, तमाम लेफ्टवर्ड कंपोनेंट को आपने एक साथ ऐड करना है, और तमाम राइटवर्ड्स में से तमाम लेफ्टवर्ड्स को माइनस कर देना। या तो आप लेफ्टवर्ड वालों को ब्रैकेट में रखकर एक साथ माइनस कर देंगे, या वन बाय वन सभी माइनस कर देंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि तमाम राइटवर्ड कंपोनेंट्स में से तमाम राइटवर्ड कंपोनेंट्स ऐड होंगे और तमाम लेफ्टवर्ड कंपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए तमाम अपवर्ड कंपोनेंट्स ऐड होंगे और तमाम डाउनवर्ड कंपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। तो दिस इज व्हाट इज रिटन। तमाम राइटवर्ड कंपोनेंट्स को एक साथ जमा कर लें और तमाम लेफ्टवर्ड्स को एक साथ जमा कर लें और माइनस कर दें, या ये भी कर सकते हैं कि वन बाय वन सबको माइनस कर दें। लेकिन बॉटम लाइन ये, तमाम राइटवर्ड्स ऐड होंगे और तमाम लेफ्टवर्ड्स सब्ट्रैक्ट होंगे। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला है राइटवर्ड कंपोनेंट्स माइनस लेफ्टवर्ड कंपोनेंट्स। अभी हम अप्लाई करेंगे सवाल पे। और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट निकालने का तरीका है अपवर्ड कंपोनेंट्स माइनस डाउनवर्ड कंपोनेंट्स। तो सिग्मा एक्स इज rightward components minus leftward components, and sigma y is upward components minus downward components. अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अगर आपने निकालना है, तो अगर आपके पास रिजल्टेंट का एक्स और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ चुका है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट लेकर स्क्वायर करेंगे, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट लेकर भी स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे और एंड में स्क्वायर रूट ले लेंगे, राइट। तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दोनों को स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से के मुताबिक, हमने पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाए। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन का एंगल। किसी ने माइक बीच में खोला था जिसकी वजह से मुझे मेरी ही आवाज पलट के वापस आई थी। प्लीज ऐसा मत किया करें, रिकॉर्डिंग बिला वजह खराब होती है। आपने कोई सवाल पूछना हो आप रिजाइन करेंगे या चैट पे पूछ लेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास आपने माइक नहीं खोलना जब तक कि आप रेज हैंड ना करें। अच्छा, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट अगर आपने, देखिए टेम्पो टूट जाता है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अगर आपने निकालना है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको वही बात है कि आपको डायरेक्शन का एंगल निकालना होगा, और एंगल निकालने का मतलब ये है कि आपको जो है सबसे पहले बेसिक एंगल निकालना होगा, फिर थीटा। और बेसिक एंगल का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स रिजल्टेंट का y component upon रिजल्टेंट का x component. First we have found alpha, and then on the basis of the signs of resultant का x component and the resultant का y component we can find theta. तो पहले ये बात जो मैंने फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बताई थी वो रिजल्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में आ गई। सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया। एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द डायरेक्शन एंगल, एंड द एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात मैंने आपको बिल्कुल वाजे तौर पे पहले भी बता दी थी, सही है। अब ये आपको कोप्लेनर फोर्सेस, जब एक पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस दी हुई हों, एक पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस दी हुई हों और आपको निकालना हो उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन, बल्कि सॉरी, बहुत सारी फोर्सेस दी हुई हों और आपको निकालना हो उनका रिजल्टेंट, मतलब उसका डायरेक्शन भी निकालना हो और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना हो, तो आपने तमाम राइटवर्ड कंपोनेंट्स में से तमाम लेफ्टवर्ड माइनस करके एक्स कंपोनेंट निकाल देना है।
और तमाम अपवर्ड में से तमाम डाउनवर्ड माइनस करके वाई कॉम्पोनेंट निकाल देना है और फिर फॉर्मूला लगा देना है पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सही है, ये बात आपको मैंने ऊपर फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई भी करवा दी। अब हम 5 रुपये का एक सवाल देखते हैं जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात, ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। थोड़ी देर में इसको सोल्यूशन को क्लियर करता हूँ और आपके सामने ये बात रखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, ये 5 रुपये का एक सवाल है जो 6 मार्क्स की रिक्वायरमेंट। सही है, 5 रुपये का सवाल करने से कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। ऐसे सवाल 5 रुपये में आप जब टॉपिकल में जाएंगे, आपको भरपूर तरीके से ऐसे कई सवाल नजर आएंगे। तो मैं ये एक सवाल अगर आपको समझा के करवा देता हूँ, तो ऐसे आप फिर कई सवाल करने की पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस आर 5 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, and the directions in which the forces act are shown in the diagram. Find the magnitude and direction of the resultant of the 3 forces. 3 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका मुझे मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका मुझे डायरेक्शन भी निकालना है। अब देखिए यहाँ से, अगर ये सिर्फ इतना कहता फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस, तो उसका भी मतलब यही था कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना। सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन करेगा तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सिर्फ डायरेक्शन कहेगा तो डायरेक्शन निकालेंगे, सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स कहेगा तो दोनों निकालेंगे। लेकिन फिर भी इसकी आदत यही है कि नॉर्मली नॉर्मली एग्जामिनर की आदत यही है कि वो बयान करता है। बट अगर वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ना लिखे, सिर्फ रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस कहेगा, तो भी इसका मतलब यही होगा कि आपने दोनों चीजें निकालनी। सही है, ये बात ध्यान में रखें। लेकिन नॉर्मली वो डिफाइन करता है, तो यहाँ भी उसने डिफाइन किया है कि हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालना है, डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालना है। तो भाई कुछ भी निकालने के लिए पहले आपने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट निकालना। फर्स्ट फाइंड द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्ट। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए आपको क्या बताया था भाई, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट लिख क्यों रहा हूं मैं, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए आपने तमाम राइट में से तमाम लेफ्ट को माइनस करना है। सोल्यूशन तो आपके पास मौजूद है, मैं अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। तमाम राइटवर्ड्स में से तमाम लेफ्टवर्ड्स को आप माइनस करेंगे। अब तमाम राइटवर्ड्स कौन कौन से हैं पहले ये देख। तो मैंने आपको कहा था तमाम फोर्सेस को आपने रिजॉल्व करना है। अब अगर आप 5 न्यूटन की इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो मुझे बताएं, रिजॉल्व करने के बाद, बल्कि मैं ही बता देता हूँ, इसको रिजॉल्व करने के बाद जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका राइटवर्ड कॉम्पोनेंट होगा और एक अपवर्ड्स होगा। राइटवर्ड कॉम्पोनेंट इसका होगा, अच्छा राइटवर्ड कॉम्पोनेंट क्योंकि एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट हमेशा कॉस वाला होता है, याद रखें आप। तो राइटवर्ड हो जाएगा 5 cos 50 और अपवर्ड हो जाएगा आपका 5 sin 50। अच्छा, ये जो 7 न्यूटन की फोर्स नजर आ रही है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, इसके कितने कंपोनेंट्स? इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका एक ही कंपोनेंट है, वो एक्स कंपोनेंट। नन, बिल्कुल सही। ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, जो हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है उसका एक्स कंपोनेंट होता है। मतलब डन नहीं कहेंगे, एक्स कंपोनेंट कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट, तभी वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है। वर्टिकल कंपोनेंट इसका है ही नहीं, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका 0 है। तो 5 का राइट है और अप है, 7 का सिर्फ राइट है। अच्छा, 6 वाली फोर्स का आप देखेंगे तो लेफ्ट है, 6 cos 30, और डाउन है 6 sin 30। डायरेक्शन का खास ख्याल रखें, वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं ना, पोलोज में भी वेक्टर्स करते हैं। तो अगर हमें यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक जाना है तो पहले हम राइट जाएंगे और फिर अप जाएंगे। तो एक राइट हो गया, एक अप हो गया। अगर हम यहाँ ए से लेकर समझ लें बी तक जाना चाहते हैं तो पहले हम लेफ्ट जाएंगे और फिर हम डाउन आएंगे। तो लेफ्ट एंड डाउन। तो सबसे पहले आपने रिजॉल्व करना होगा, तो 5 वाली फोर्स भी रिजॉल्व होगी अप राइट और अप में, 6 वाली भी रिजॉल्व होगी लेफ्ट और डाउन में। 7 वाली को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, इसका एक ही कंपोनेंट है एक्स और वो राइट वर्ड। तो तमाम एक्स कंपोनेंट्स ऐड करने, तो एक्स कंपोनेंट एक हो जाएगा 5 cos 50 और एक हो जाएगा 7, और लेफ्ट वर्ड कंपोनेंट हो जाएगा 6 cos 30। तो 5 cos 50 प्लस 7 माइनस 6 sin 30, 6 cos 30, ये पूरी वर्किंग आ गई आपके पास। 5 को रिजॉल्व किया, 5 cos 50 राइट एंड 5 sin 50 अप। 6 को रिजॉल्व किया, 6 cos 30 लेफ्ट एंड 6 sin 30 डाउन। और 7 वाली फोर्स जो है प्योरली राइट की तरफ एक्ट कर रही है। अब हमने सबसे पहले रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना है, जो कि तमाम एक्स कंपोनेंट्स को नेट ऑफ करके आता है। इसका फॉर्मूला बताया था राइट माइनस लेफ्ट, आर माइनस एल। राइट, राइट वर्ड्स कौन कौन सी हैं भाई, 5 cos 50 प्लस 7, तमाम राइट वर्ड्स को ऐड कर दें और तमाम लेफ्ट वर्ड्स को 1 by 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सबसे बेस्ट।
तो तमाम राइट वर्ड्स को ऐड कर दें, 5 cos 50 प्लस 7, और लेफ्ट वर्ड वाली एक ही है 6 cos 30, उसको माइनस कर दें। तो 7 प्लस 5 cos 50 माइनस 6 cos 30, राइट वर्ड माइनस लेफ्ट। अच्छा, वर्किंग 5SF में फाइनल आंसर 3SF, उसी को फॉलो करते हैं। तो वर्किंग मैंने एक्स कॉम्पोनेंट निकालने के लिए वर्किंग की 5SF में 5.0178, 3SF में करेंगे तो आपके आंसर्स में गड़बड़ आ जाएगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे, याद रखें। सबसे बड़ा मसला यही होता है, बच्चे बिला वजह मार्क्स खो देते हैं, सब आने के बावजूद एक्यूरेसी का मसला होता है, मार्क्स चले जाते हैं। तो 5SF में वर्किंग और 3SF में फाइनल आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वर्किंग 5SF एंड फाइनल आंसर 3SF। ये आपको मैं हमेशा से बताता चला गया हूँ, चाहे प्योर हो, चाहे स्टैट्स हो, चाहे मैकेनिक्स हो, हमेशा ये बात बताई। अच्छा, रेजिडेंट का एक्स कॉम्पोनेंट निकाला 5.0178, रेजिडेंट का वाई कॉम्पोनेंट निकालने के लिए अप माइनस डाउन। तो अपवर्ड कौन सा है भाई, 5 sin 50 अपवर्ड है। 7 वाली जो फोर्स है उसमें तो डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट या अपवर्ड दोनों ही नहीं है। तो 5 वाली से निकला 5 sin 50 अपवर्ड्स, और 6 वाले से निकला 6 sin 30 डाउनवर्ड्स। फॉर्मूला था अप माइनस डाउन, 5 sin 50 माइनस 6 sin 30, 5 sin 50 माइनस 6 sin 30, एंड द रेजिडेंट का वाई कॉम्पोनेंट है 0.8302, 5 में वर्किंग चल रही। एक्स कॉम्पोनेंट भी आ गया, वाई भी आ गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो रेजिडेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स कॉम्पोनेंट जो है 5.0178, उसका भी स्क्वायर, जो वाई कॉम्पोनेंट है 0.8302, उसका भी स्क्वायर। तो एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, और एंड में आपने लेना है अंडर रूट। तो इससे आपके पास आ जाएगा 5.0860। अच्छा, ये 5SF में आपने लिखा हुआ है, और फाइनल आंसर आपका 3SF में दिया जाएगा। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 5.09 न्यूटन। आंसर को हमेशा बॉक्स के विद इन लिखना होता है ताकि आइडेंटिफाइड हो जाए, फर्ज नहीं है लेकिन बेहतर प्रेजेंटेशन में आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 5.09 न्यूटन, 3SF में फाइनल आंसर देगा। अच्छा, डायरेक्शन देने का मतलब होता है डायरेक्शन का एंगल, बट सबसे पहले निकालते हैं बेसिक एंगल, और बेसिक एंगल निकालने के बाद थीटा निकालने के लिए हम देखते हैं साइंस। क्योंकि रेजिडेंट का एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और रेजिडेंट का वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आपको बताया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा है वो आपके अल्फा के बराबर होता है। लिहाजा अल्फा निकालने के लिए tan इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट होता है। तो tan इनवर्स 0.83022 डिवाइडेड बाय 5.0178। यहाँ से हमारे पास बेसिक एंगल आ गया 9.39 डिग्रीज। एक दफा हमारे पास बेसिक एंगल आ गया तो बेसिक एंगल निकालने के बाद फिर थीटा निकालना है, और क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थीटा इक्वल्स टू अल्फा के मुताबिक थीटा भी 9.39 डिग्री होगा। बट एंगल इन डिग्री को 1 डेसिमल प्लेस में दिया जाता है, इसलिए फाइनल आंसर में मैंने 9.4 डिग्री लिखा हुआ है। तो डायरेक्शन इज 9.4 डिग्री, और ये चीज हमेशा लिखनी होती है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता, मिसाल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, एक्स पॉजिटिव होता और वाई नेगेटिव होता, तो ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होता, जिसके लिए फिर हम 360 माइनस अल्फा करके फिर हम डायरेक्शन देते, तो ये एंगल चेंज हो जाता। सही है, बेसिक एंगल यही रहता, ये थीटा चेंज हो जाता। बट यहाँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थीटा अल्फा के बराबर होगा। तमाम एक्स कंपोनेंट्स निकाले और तमाम लेफ्ट वर्ड्स निकाले, तमाम फोर्सेस को रिजोल्व किया, तमाम राइट कंपोनेंट्स में तमाम लेफ्ट वाले माइनस किए, तमाम अप में से तमाम डाउन वाले माइनस किए, एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ गए, पाइथागोरस से रिजल्टेंट आ गया, tan इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट से बेसिक एंगल आ गया, और फिर क्वाड्रेंट को देखते हुए क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों कंपोनेंट्स क्योंकि पॉजिटिव थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक थीटा इक्वल टू अल्फा है, उससे थीटा आ गया। मैंने ना सिर्फ समझाया है बल्कि कई दफा रिपीट भी करवा दिया। ये पास पेपर का एक एग्जाम्पल था, जिसके बाद आप पास पेपर के इस तरह के इस पैटर्न के सवाल करने की पोजीशन में आएंगे। जब बुक प्रिंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस का मिलेगा, और ऐसे आपको कई सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न में मिलेंगे जिसमें लिखा होता है 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्ट एट अ पॉइंट। तमाम फोर्सेज के सवाल अभी अब नहीं कर सकते क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन एक दो क्लासेस और लेनी पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए, तब जाके इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी मुकम्मल होगी। फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये फोर्सेस आपको हर टॉपिक में नजर आएगा। काइनेमेटिक्स में भी आएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आएगा, वर्क एनर्जी पावर में सवाल आएंगे उसमें भी आएगा, हर जगह आपको नजर आ रहा होगा। लिहाजा ये सबसे पहला और सबसे बुनियादी टॉपिक है, इस पर अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो खैर,
इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना प्योर में लगता है। प्योर में थोड़ी एफर्ट ज़्यादा है, प्योर में ज़्यादा लंबे टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पर बहरहाल 5 टॉपिक्स है मैकेनिक्स के, जैसे मैंने बताया 5 टॉपिक्स है। ये पहला टॉपिक है फोर्सेस। सही है। सिलेबस मैकेनिक्स का छोटा है, P1 हो या P3 हो, उससे कंपेयर किया जाए तो मैकेनिक्स का सिलेबस काफ़ी छोटा है इंशाल्लाह। भारत, तो ये जो है सवाल समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लें और डन एंड क्लियर की एक्नॉलेजमेंट देते हैं, सो दैट मुझे इत्मीनान हो जाए कि मेरा समझाया हुआ समझ आ गया। आज इंशाल्लाह हम यहीं तक रखेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लास को एंड कर देंगे। पहले मुझे यहाँ तक बताएं, इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? अब आपने करना होगा कि जो बुक मैंने अपलोड की हुई है उसने आपने प्रिंट करना है, और जितना मैंने आज तक करवाया है उसको आपने इनकॉर्पोरेट कर देना है उसमें नोट्स की फॉर्म में, मतलब ये लिख लेना है सवाल वगैरह। और फिर इसकी जो 5 पेपर के सवाल जो होंगे, 5 पेपर के जो सवाल होंगे, उस 5 पेपर के सवाल की बेसिस पर आपने, मतलब 5 पेपर के सवाल में आपने वो सवाल चुन चुन के करने हैं जो इस सवाल से रिलेटेड है। सही है। अभी मैं 5 रुपए के सवाल की प्रॉब्लम्स वगैरह पे नहीं आऊंगा, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें और उसको मार्क करते रहें। कोई मसला अगर आता है तो फिर इंशाल्लाह जब मैं 5 रुपए के सवाल पे बाद में आऊंगा तो फिर हम उसकी क्यूरीज को देखेंगे। अभी तो मेरा पहला एजेंडा होगा कि मैं एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल करवाऊँ। तो 10 पेजेस की एक्सप्लेनेशन नोट्स है, उसमें से 4 पेजेस हमने कवर कर लिए, बाकी इंशाल्लाह हम वक्त के साथ आगे कवर करते हैं। सही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक जो मुझे फीडबैक है उसके मुताबिक आई थिंक सबको सबको समझ आ गया है। एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इंशाल्लाह। तो क्लास को हम इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।